नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, इससे पहले हमने वैदिक काल का पढ़ा था। वैदिक काल को हमने दो कालखंडों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 BC था और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 BC के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हमने इसको दो भागों में बांटा था, ये वैदिक काल, इसको दो भागों में बांटा। यह है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये था 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 BC, ये टाइम पीरियड। तो ये तो हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने ऋग्वेद पढ़ा था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें क्या क्या सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या थी ये पढ़ लिया था। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या स्थिति हुई, क्या क्या परिवर्तन आए, ये हम आज देखेंगे। तो टॉपिक डालेंगे हम उत्तर वैदिक काल। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड डालेंगे 1000 BC से 600 BC, 1000 से 600 BC के बीच का टाइम पीरियड। इस काल की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वो थी कि इस समय लोहे का प्रयोग किया गया और लोहे के साथ साथ मृद भांडों का प्रयोग किया गया। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस समय लोहे का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ मृद भांडों का प्रयोग भी किया गया। भारत में सबसे पहले जो लोहे के साक्ष्य मिलते हैं वो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में मिलते हैं। नोट करके लिख सकते हैं, भारत में सबसे पहले लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा, ये यूपी में है, और हस्तिनापुर ये भी यूपी में है, मेरठ में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो ये लोहा का प्रयोग किया जाता, जो लोहे का प्रयोग किया जाता वो कृषि में उसका नाम मात्र का प्रयोग था, मुख्य प्रयोग उसका अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो इसका प्रयोग, लोहे का प्रयोग मुख्य था, क्या था? लोहे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र में किया जाता, न कि कृषि में। कृषि में बहुत कम प्रयोग किया जाता, नाम मात्र का प्रयोग किया जाता। लोहे का प्रयोग अधिकतर अस्त्र शस्त्र को बनाने में किया जाता, जिससे वो शिकार करने में अपना उसका प्रयोग करते थे। इस समय जनपद नामक जो सिद्धांत है वो पहली बार देखा गया। जनपद नामक सिद्धांत पहली बार देखा गया और बहुत सारे जन मिलकर के जनपद का प्रयोग का निर्माण करते थे। जनपद नामक इकाई जो है इसका प्रयोग सब पहली बार देखा गया, जनपद का प्रयोग। तो जनपद, ठीक है, बहुत सारे जन मिलकर के, हमने वैदिक काल में पढ़ा था पुरु, कुरु, तुर्वसु, बहुत सारे जन पड़े थे। तो इन्होंने मिल करके जो है एक बड़ी भौगोलिक संरचना का निर्माण किया और जिसको क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कि जनपद कैसे मिले थे, कैसे बने थे। भरत और पुरु जनकर कुरु जनपद बना। भरत प्लस कुरु, भरत प्लस पूर्व बन करके
कुरु जनपद बना, ये एक जनपद है, ठीक है। तुर्वसु और कृवि मिलकर, तुर्वसु और कृवि से मिलकर के पांचाल जनपद है। तुर्वसु प्लस कृवि, इसको मिलकर के पांचाल जनपद का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जनपद नामक इकाई का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में, और 2-3 जनपद मिलकर के एक जनपद का निर्माण करते थे। अगला टॉपिक है राजा। इससे पहले वैदिक काल में हमने देखा है कि राजा केवल एक सामान्य व्यक्तित्व था, कबीले का एक सामान्य व्यक्तित्व होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। अब वो कबीले का सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि वो क्या है, कबीले का मुख्य व्यक्ति बन गया, राजा बन गया। और राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है कि राजा की जो उत्पत्ति हुई है, राजा के पास जो शक्ति आई है वो कहाँ से आई है, इसके बारे में तैत्तिरीय ब्राह्मण में संपूर्ण जानकारी मिलती है। राजा की जो शक्ति में वृद्धि होती है उसके लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे, ठीक है। राजसूय यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ करते, अश्वमेध यज्ञ करते थे, पुरुषमेध यज्ञ, सर्वमेध, अग्निष्टोम, कई प्रकार के यज्ञ किया जाते थे। और तब जाके वो यार राजा बनता था। राजा से सम्राट, सम्राट से एकराट, विराट, कई रूप बन। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की शक्ति का दैवीय सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की शक्ति का दैवीय सिद्धांत मिलता है, ठीक है। और इसके लिए वो यज्ञ करते थे, कई प्रकार के यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया। इनको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यज्ञ नहीं पूछे जाएंगे। राजसूय यज्ञ, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ किया जाता है। इसमें से एक यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अश्वमेध यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें जो राजा या अश्वमेध यज्ञ करता तो एक घोड़े को छोड़ता था, दौड़ाता था उसके साथ, और वो जिस राज्य में जाता था वहाँ से होकर के वो राज्य यदि उसको विरोध नहीं करते, उसको जाने देते हैं, तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है उनको, ठीक है। इस समय राजा जो है स्थायी सेना का विचार करने लगा था। इन्हीं स्थायी सेना की शुरुआत होने लगी थी। स्थायी सेना की शुरुआत का विचार, मतलब स्थायी सेना के विचार जो है राजाओं के मन में आने लगे कि हमारी एक स्थायी सेना हो ताकि समय पड़ने पर हम उसका उपयोग करें। स्थायी सेना का विचार शुरू हो गया। इसके अलावा अब राजा जो है, जो कर था, टैक्स था, उसको नियमित लेने लगे। हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा एक कर लेता था जिसका नाम क्या था, बलि था, बलि नामक कर लेता। लेकिन वो क्या था, स्वेच्छा पर आधारित था कि स्वेच्छा से जो जितना देता था वो उतना माना जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये कर जो है नियमित हो गया और अनिवार्य हो गया। कर नियमित हो गया, ठीक है। जो कर था वो अब नियमित लिया जाने लगा। तो इसका मतलब ये राजा की शक्ति में वृद्धि कर रहा है कि भाई लोग उसकी सुन रहे हैं कि अब कर आपको देना पड़ेगा, और इसके बदले वो राजा क्या है, उसकी रक्षा करेगा, अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करेगा।
इसके बाद है समाज। समाज, उत्तर वैदिक काल का समाज वैदिक काल की अपेक्षा ज़्यादा रूढ़िवादी था। यानी कि जो वैदिक काल का समाज था वो कम रूढ़िवादी था, बल्कि उत्तर वैदिक काल का समाज क्या था, ज़्यादा रूढ़िवादी था। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब जाति के आधार पर हो गई। पहले हमने देखा वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो केवल कर्म के आधार पर थी, जो जैसा कर्म करता था वो उसी वर्ण में रहता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी उत्तर वैदिक काल में जो है जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर हो गई। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का माना जाएगा। इसके अलावा द्विज की अवधारणा हो गई थी। समझिए, चलो वर्ण व्यवस्था इस जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर द्विज का मतलब होता था जो जिनको पढ़ने का अधिकार था, उपनयन संस्कार जिनका होता था। ऊपर के जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। इनको द्विज की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार था। लेकिन जो सबसे लास्ट का वर्ण था यानी शूद्र, उसके पढ़ने के अधिकार को छीन लिया गया, उसके पढ़ने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इनके जो ऊपर के तीन वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। द्विज की धारणा का विकास, ठीक है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। ऊपर के तीन वर्णों को द्विज कहा जाता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को, ठीक है। इसके अलावा गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हो गई। कौन किस गोत्र का है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, गोत्र व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था वो गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम है, आश्रम पद्धति की शुरुआत हो गई। आश्रम पद्धति का मतलब जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसकी अवधारणा भी जो है उत्तर वैदिक काल में दिखती है, ठीक है। तो आश्रम पद्धति, इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और उस समय जो है आदमी की उम्र ये मानेगी कि 100 साल है और 25-25 साल तक इनका टाइम पीरियड डिवाइड किया गया, बांट दिया गया। 25 साल आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 25 साल गृहस्थ रहेगा, 25 और 25 50, और 25 साल आदमी वानप्रस्थ में रहेगा और 25 साल आदमी संन्यास में रहेगा। इस तरह से आदमी 100 साल जी करके अपने शरीर का अंत। तो आश्रम जो पद्धति थी या आश्रम का जो वो है वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है समाज में महिलाओं की स्थिति। समाज में जो है महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो समाज में महिलाओं की स्थिति, ठीक है। वैदिक कालीन समाज में हम देखते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। उन्होंने कई वेदों को लिखा भी है, कई वेदों की रचनाएं भी की, कई ऋचाओं की रचनाएं की, कई मंत्रों की रचनाएं की, छंदों की। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी, ठीक है। महिलाओं की जो स्थिति है वो धीरे धीरे गिरने लगी। महिलाओं का उपनयन संस्कार खत्म कर दिया गया, ठीक है। उपनयन संस्कार का अंत, उपनयन संस्कार को समाप्त किया गया, यानी उनको अब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि बालिका के जन्म को दुखदायी और बालक के जन्म को सुखदायी कहा गया।
यानी कि इतना अंतर आ गया है कि यदि बालिका का जन्म होता है तो उसके लिए बहुत वो दुखी हो जाते थे, यानी कि दुख हो जाता था कि बालिका कैसे हो गई, और जब बालक होते थे तो उसके लिए सुखी यानी खुश हो जाते थे। तो बालक के जन्म को सुखदायी और बालिका के जन्म को दुखदायी, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में बालिका के जन्म को दुखदायी और बालक के जन्म को सुखदायी माना जाएगा। ठीक है, बालक के जन्म को सुखदायी माना गया। इसके अलावा सभा, समिति और विद्वत हमने वैदिक काल में पढ़ी थी कि सभा क्या थी, का क्या काम था, विद्वत का क्या काम था और समिति का। लेकिन यहाँ आकर के सभा, समिति और विद्वत क्या था, क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई। सभा, समिति और विद्वत क्या है, यानी कि विद्वत तो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई, सभा और समिति का रूप परिवर्तित हो गया। ठीक है, सभा, समिति और विद्वत, तो सभा, समिति और विद्वत, इसमें हम देखते हैं कि विद्वत पूर्ण रूप में खत्म हो गई है, इसका नामो निशान मिट गया है। लेकिन सभा और समिति का क्या है, रूप परिवर्तित हो गया है। सभा अब जो है नारायण बन चुकी थी, अब वो एक न्यायालय का काम करने लगी। सभा जो है न्यायालय में परिवर्तित होगी, सभा जो है न्यायालय में परिवर्तित हो गई। अब है उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। तो टॉपिक डालेंगे उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ये हमारी हेडिंग हो गई। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए ये देखते हैं। हमने देखा कि जो ऋग वैदिक काल था उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, पशुपालन पर आधारित थी, कबीले था, कबीलाई समाज था, तो वहाँ का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो था कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या हो गया यहाँ पर, व्यवसाय कृषि। उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि का क्या हो गया, काफ़ी विकास हो गया, और जो पशुपालन है वो दूसरे स्थान पर चला गया, ये दूसरे स्थान पर। जबकि वैदिक काल में हम देखते हैं जो पशुपालन है वो पहले स्थान पर है और कृषि दूसरे स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कृषि पहले स्थान पर आ गई और जो पशुपालन है वो दूसरे स्थान पर खिसक गया। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और चावल। तो मुख्य फसल थी गेहूं और सेकंड फसल थी चावल। और चावल को समय क्या कहा जाता है, व्रीहि। चावल को कहा जाता था व्रीहि। उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था, व्रीहि। हल का प्रयोग होता था। हल का प्रयोग हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था। तो हल का प्रयोग, हल को सीता, हल को सीता कहा जाता था, और हल रेखा को प्रवीर या प्रवीर पंथ। ये अब है उत्तर वैदिक कालीन देवता। उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद के देवता थे उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था, यानी कि उसके स्थान पर अन्य देवता आ गए थे। तो ऋग्वेद में हमने देखे थे बहुत सारे देवता, 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में, तो उनका अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर केवल हिरण्याभि और विश्वकर्मा, प्रजापति विश्वकर्मा नामक देवता जो प्रमुख देवता था वही रह गया। तो उत्तर वैदिक कालीन देवता, ठीक है। तो सबसे मुख्य था हिरण्याभि, हिरण्याभि,
ठीक है, ये प्रमुख देवता थे। इसको प्रजापति विश्वकर्मा भी कहा जाता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं प्रजापति विश्वकर्मा। इसको प्रजापति विश्वकर्मा भी कहा जाता है। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में राजा के कुछ प्रमुख अधिकारी, ठीक है, उनको रत्निन कहा जाता है, रत्निन। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी इन्हें क्या जाता है, रत्निन, रत्निन, ठीक है, रत्निन। और इनकी संख्या 11 या 12 है। शतपथ ब्राह्मण में 12 बताई गई है और ऐतरेय ब्राह्मण में 11, ठीक है। तो इनमें से कुछ प्रमुख है जो है महिषी, ये राजा की पटरानी होती है, मुख्य रानी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, महिषी, राजा की पटरानी, ठीक है, इसको महिषी कहा जाता है। तक्षा, सॉरी, तक्षा ये बड़ा ही था जो लकड़ी का काम करता है, ये भी एक अधिकारी था, इसका काम लकड़ी बनाना था। संघारित्र, इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। संघारित्र ये था कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष था। संघारित्र को क्या कहा जाता है, कोषाध्यक्ष। भागदूह, भागदूह है, ये क्या था, कर वसूल करने वाला अधिकारी, जो टैक्स वसूल करता था। तो कर वसूल करने वाला अधिकारी, ठीक है। इसके अलावा पालागल, नेक्स्ट क्या था, पालागल। तो पालागल का काम क्या था, राजा का मित्र होता था, ये विद्वान व्यक्ति था, राजा का मित्र। लेकिन ये क्या होता, विद्वान व्यक्ति, या ठीक है। और उसके बाद है स्पर्श। स्पर्श से ये हमने वैदिक काल में पढ़ा है। स्पर्श को क्या कहा जाता, गुप्तचर, ये था गुप्तचर। तो ये थे कुछ उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन समाज में, अर्थव्यवस्था में जो अंतर थे।